मालवा के इतिहास पर आते हैं, जो मध्ययुगीन इतिहास रहा जिसमें मुस्लिम सत्ता जो स्थापित हुई। मालवा के बारे में कहा जाता है कि मालवा की धरती गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर। इस संदर्भ में कहा जाता है कि मालवा अपनी ख्याति के लिए विख्यात था कि यहाँ भोजन और पानी की कभी कमी नहीं रही और ये भूमि जो है वो उपजाऊ भूमि रही। मुस्लिम सत्ता जो है वो स्वतंत्र रूप से यहाँ स्थापित हुई थी 1401 में, लेकिन 1401 से पहले यहाँ दिल्ली के जो सुल्तान थे उन्हीं के अधीन यहाँ सूबेदार जो नियुक्त किए गए, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर शासन किया गया। भारत में मुस्लिम कहाँ से आए उसको भी जानना, उसकी भी पृष्ठभूमि समझना जरूरी हो जाता है। भारत में जो भारतीय भूभाग है, इस्लाम का उदय करीब करीब 622 के आसपास से माना जाता है और भारत से जो पश्चिमी एशिया, जो मध्य एशिया वाला हिस्सा है, इसी क्षेत्र में इराक, ईरान, सऊदी अरब सारे क्षेत्र है, जैसे मक्का, मदीना, पैगंबर मोहम्मद साहब, ये सारा जाना। इस्लाम में शुरुआत से ही इस बात पर बल दिया गया कि इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है। भारत में इस समय कहा जाता है कि भारत पर जो पहला आक्रमण किया वो मध्य एशिया क्षेत्र, जो इराक, ईरान वाला क्षेत्र था, सऊदी अरब में जो शासन कर रहे थे, इसे यहाँ पर एक शासक था अल हज्जाज। अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को आक्रमण करने भेजा भारत में। सिंध प्रांत जो था, ये सिंध प्रांत पर 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के समय कहा जाता है कि पहली बार किसी विदेशी व्यक्ति का भारतीय भूमि पर अधिकार हुआ। अंततः ये जो था, ये अरब आक्रमण के रूप में रहा, जो पहला मुस्लिम आक्रमण था। इसके बाद तुर्क आक्रमण हुआ भारत पर। लगभग 200 साल बाद भारत में अल्पद्वीप और सुब्बद्वीप, अल्पद्वीप ने पहले प्रयास किए, बाद में सुब्बद्वीप ने किया और सुब्बद्वीप ने पश्चिमी क्षेत्र के कुछ क्षेत्र और जीत लिए। लेकिन भारत में स्थायी सत्ता दोनों ने स्थापित नहीं की, जीते तब चले गए, लूटपाट करी, इस्लाम का प्रचार किया तब चले गए। इसी क्रम में जो मोहम्मद गजनवी है, मोहम्मद गजनवी 999 में गजनी का शासक बना और गजनवी ने 1000 से 1027 तक लगभग भारत पर जो आक्रमण करे वो 17 बार आक्रमण करे। इन आक्रमणों का उद्देश्य सिर्फ लूटपाट करना और चले जाना। लेकिन इस बात से भारत में कई छोटे छोटे शासक थे, विकेंद्रीकरण की स्थिति भारत में थी और जब जब आक्रमण हुए बाजू वाला राज्य मुस्कुरा रहा था। इसी का फायदा मिला किसको? महमूद गजनवी को। संगठित होकर कोई नहीं लड़ा और संगठित ना होना ही भारत के लिए नासूर बन गया। बाद में जो गजनी वंश का एक अंतिम शासक बना खुसरो मलिक,
खुसरो मलिक की हत्या जो थी तो मोहम्मद गौरी ने कर दी और मोहम्मद गौरी इसके बाद गजनी का शासक बन गया। अंततः इसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई और 1191 में और 1192 में दो निर्णायक युद्ध लड़े, तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय। इस समय दिल्ली के इस क्षेत्र पर शासक थे पृथ्वीराज चौहान और ये क्षेत्र तक अधिकार था किसका? यही मोहम्मद गौरी का। अंततः पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गए, पृथ्वीराज चौहान ने इनको जाने दिए और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और अंततः चौहान के हारने के बाद भारत में रास्ता इनके लिए खुल गया। गौरी के साथ अपने दो गुलाम आए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और तुगरिल। ये जो दो गुलाम थे, इन दोनों की मदद से गौरी ने भारत में कई क्षेत्रों को जीता, उसमें से मालवा भी है और मालवा में इस समय परमाणु का शासन था। 1055 के बाद भारत में मालवा क्षेत्र में कोई वीर योद्धा भी नहीं था। भोज परमार के बाद परमाणु की भी स्थिति खराब हो चुकी थी। भारत में भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिनको रोक पाए। अंततः 1195-96 में मालवा दुर्ग पर आक्रमण किया और मालवा दुर्ग या मालवा क्षेत्र जो था, इस समय मालवा दुर्ग वाले हिस्से में जो पश्चिमी हिस्सा था उसमें सुलक्षण पाल शासक थे जो प्रतिहार राजवंश का शासन था। इसमें सुलक्षण पाल ने जो मालवा दुर्ग जीतने पर कुछ क्षेत्र जसहाती को गिफ्ट में दे दिए। यदि जो आक्रमण हुआ वो ग्वालियर वाले हिस्से क्षेत्र में ही हुआ, क्योंकि दिल्ली जो है, दिल्ली से ग्वालियर का हिस्सा नजदीक था। यहीं पर इस क्षेत्र में बाद में आक्रमण होकर ये क्षेत्र इनके अधीन आ चुका। अब यहाँ जब आक्रमण हुआ तो तुगरिल ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। तुगरिल को भेजा गया कि आप ग्वालियर जीते और ग्वालियर को जीतकर अपने अधीन है। ग्वालियर से भेजा तो इस समय ग्वालियर में एक व्यक्ति शासन कर रहा था, सुलक्षण पाल। ठीक, सुलक्षण जो था ये ग्वालियर शासक और तुगरिल जो था गुलाम था किसका? ग्वालियर का। तुगरिल की सेना की जो टुकड़ी थी अंततः उसने हरा दिया किसको? सुलक्षण पाल ने। सुलक्षण पाल ने संधि कर दी और संधि के अंतर्गत ये कहा कि किला छोड़कर बाकी सब आपको दे देंगे। लेकिन इसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी आक्रमण करने की योजना बनाई थी। सुलक्षण पाल मिला किससे? कुतुबुद्दीन ऐबक से। और कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा कि आप क्या ले लो, आप किला ले लो ग्वालियर। अब तुगरिल से अलग संधि कर रखी है, ऐबक से अलग कर रखी। अंततः दोनों में आपस में झगड़ा करा दिया। सुलक्षण पाल ने अपने लक्षण दिखाते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक और तुगरिल को दोनों को आपस में लगा दिया। अब इससे हुआ ये कि आपस में विवाद होने की वजह से दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए, लेकिन थे तो गुलाम।
गौरी का इसी समय जाना हो गया कहाँ, गजनी क्षेत्र में वापस। और 1196 में गया, 1204-5 के आसपास इसकी मृत्यु हो गई कहाँ, वहाँ गजनी। गजनी में जब गौरी की मृत्यु हुई तो भारत के शासन को लेकर अब समस्या हुई कि गौरी की मृत्यु के बाद अब वास्तविकता में भारत का शासक कौन बनेगा। गौरी के द्वारा गुलामों की मदद से बहुत सा क्षेत्र जीता जा चुका था। अंततः 3 क्षेत्र में गौरी का साम्राज्य बटा गया। अब उसे समझते हैं। जो ये क्षेत्र था ये गौर क्षेत्र कहलाता था, जहां गौरी का राजवंश। गौर क्षेत्र में या गजनी क्षेत्र में ये क्षेत्र दे दिया गया यादव को। क्या शासक बन गया था यादव। जो सिंध क्षेत्र था यहां बन गया नासिरुद्दीन कुबाचा। और जो भारत क्षेत्र था इसमें बना कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में भारत का शासक बना और गुलाम वंश की नींव भारत में लगी। गुलाम वंश भारत में स्थापित हुआ। 1206 से 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का शासक। अब ये स्थायी रूप से पहली बार था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इससे पहले जब गुलाम ही था, जब से ये आक्रमण मालवा पे कर रहा था, क्योंकि ग्वालियर ये जीत चुके थे पहले ही और सुलक्षण पाल ने वैसे ही आग लगा रखी थी। इसी समय तुगलक की मृत्यु हो गई थी, तो भारत में जो पूरा साम्राज्य मिला वो मिला किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन इसको हमेशा से डर रहता था नासिरुद्दीन कुबाचा जो यादव था। इस समय उज्जैन में मालवा पर आक्रमण करना। 96-97 के आसपास ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने योजना बनाई कि मालवा पर आक्रमण करना है। ग्वालियर जीत चुके थे, मालवा की बारी थी। मालवा यहीं से इतना बड़ा क्षेत्र मालवा में इस समय अर्जुन देव परमार का शासन था। अर्जुन देव परमार के समय इन्होंने उज्जैन पर आक्रमण किया और उज्जैन को लूटा। अर्जुन देव परमार कुछ नहीं, गैर टाइप का भाग गए। हालांकि फिर वापस से अधिकार कर लिया था इन्होंने। इसके बाद 1203-4 के आसपास यही बुंदेलखंड में एक किला है कालिंजर, और कालिंजर का जो किला है वो बहुत फेमस रहा। इस समय 1202-3 के आसपास बुंदेलखंड में चंदेल राजवंश का शासन था, ठीक। और चंदेलों में एक शासक थे, एक तरीके से परवर्ती देव, ठीक। मालवा जीत लिया, ग्वालियर जीत लिया। अंततः वापस लौटते समय किसकी बारी, कालिंजर। परवर्ती देव को इन्होंने हरा दिया। कालिंजर, महोबा और खजुराहो तीनों क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक ने ले तो लिए, लेकिन कालिंजर का किला अभी भी अधिकार में रह गया किसके, परवर्ती देव। क्षेत्र आ गए अधीन किसके, ऐबक के।
और किला आज भी किसके अधीन रह गया? परमर्दी के। एक तरीके से परमर्दी देव के बाद यहाँ का शासक बना अजयपाल। ठीक, अजयपाल के समय भी इन लोगों के ऊपर घेरा डाला गया, किसके? किले के ऊपर। और इसी समय अकाल पड़ गया 4-5 और अकाल जो था, अकाल पड़ने की वजह से कालिंजर के किले के अंदर के स्त्रोत सूख गए पानी के। अंततः समर्पण करना पड़ा किसको? अजयपाल। बाद में ऐबक ने कालिंजर का जो दुर्ग था, यहाँ एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया, हसन अगनल। और कालिंजर क्षेत्र पर अधिकार करकर खुद चले गए कहाँ? दिल्ली। अब मालवा पर भी जीत करके वापस चले गए, इधर अर्जुन देव ने वापस अधिकार कर लिया। इधर की बारी थी कालिंजर पे, तो अंततः ये कहा जाता है कि परमर्दी देव का एक उत्तराधिकारी हुआ था त्रिलोक वर्मन। ठीक, त्रिलोक वर्मन ने इस हसन कर्नल को हराया और वापस से अधिकार कर लिया किस पर? कालिंजर के दुर्ग। अंततः 1209-10 के आसपास इसने किया ही था, 1210 के आसपास कुतुबुद्दीन ऐबक स्वर्गवासी हो गए। अब स्थिति ये हुई कि शासक कौन बने? 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक का जो लड़का हुआ, जो एक तरीके से आराम शाह के नाम से जाना जाता है, आराम शाह को शासक बनाया गया। जैसा नाम वैसा आराम शाह का काम। आराम शाह आराम से रह भी रहे थे। आराम शाह किस समय आते हैं? मालवा की स्थिति। आराम जब आराम शाह था तो आराम फरमा ही रहे थे, इसी समय ग्वालियर का जो किला था, इस पर बिहार का एक शासक था, विहागृत प्रतिभा। विहागृत नाम के राजा ने आक्रमण कर दिया ग्वालियर पर और ग्वालियर पर अधिकार कर दिया। इसके बाद इसका लड़का हुआ मलय वर्मन। मलय वर्मन ने ग्वालियर के साथ साथ झांसी और उसके आसपास के जो हिस्से थे वो भी जीत लिए और अंततः अपने क्षेत्र का विस्तार कर दिया। अब मुस्लिमों के द्वारा, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो जीता गया क्षेत्र था मालवा, ये क्षेत्र कालिंजर और ग्वालियर, कि वापस से एक बार उसी स्थिति में आ गए, तीनों फिर आजाद हुए। अंततः 1231 तक यही मलय वर्मन शासक बना रहा ग्वालियर में। ठीक, कब तक? 1231 तक। आराम शाह को आराम लगा दिया इल्तुतमिश ने। 1210 में आराम शाह की जब मृत्यु हुई तो आराम शाह की मृत्यु के अंतर्गत इल्तुतमिश जो था वो शासक बन गए 1211। ठीक, 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश शासक रहा। अब इल्तुतमिश कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक बार गुजरात आक्रमण किया था। गुजरात के अहमदाबाद क्षेत्र पर आक्रमण किया था, तो वहां से एक गुलाम खरीदा था, उसका नाम था इल्तुतमिश।
और इसी वजह से इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है इल्तुतमिश। लेकिन इल्तुतमिश तब से उसके शासन क्षेत्र में था, तो जब ऐबक शासक बना था तो वो गुलाम था, लेकिन इल्तुतमिश जब शासक बना तो इसने दास मुक्ति प्रमाण पत्र पहले ही प्राप्त कर चुका था। और इसी समय जैसे ही इल्तुतमिश बना, सिंध क्षेत्र में नासिरुद्दीन कुबाचा जो था वो आंख लगाकर बैठा ही था। नासिरुद्दीन कुबाचा ने आक्रमण कर दिया। 1215 के आसपास 1215 में एक युद्ध हुआ, तराइन का थर्ड युद्ध। और इस थर्ड युद्ध में कुबाचा और इल्तुतमिश ने नासिरुद्दीन कुबाचा को हरा दिया और सिंध क्षेत्र पर भी अधिकार कर दिया। एक तरफ भारतीय शासक पूरे भारत और भारत के बाहर शासन से भी लगे हुए थे, एक तरफ बाकी जगह पर मालवा और सारी जगह पर भी आक्रमण कर रहे थे। इस समय इल्तुतमिश ने फिर योजना बनाई वापस से ग्वालियर विजय। ग्वालियर में कहा जाता है कि 1231 में मलय वर्मन शासक कर रहे थे। मलय वर्मन के समय इल्तुतमिश ने आक्रमण कर दिया। मलय वर्मन शासक थे। 31 में कहा जाता है कि यहाँ एक तरीके से बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ और 70 रानियों ने जौहर किया था, जो मध्य प्रदेश की पहली घटना थी। अंततः जो ग्वालियर था वो हाथ से निकल गया मलय वर्मन। इसमें कहा जाता है कि मलय वर्मन हारता नहीं। मलय वर्मन का भाई था नरवर्मन, और नरवर्मन को सूबेदार बना रखा था इनके पिताजी ने एक तरीके से। नरवर्मन जो नरवर क्षेत्र है शिवपुरी, इस शिवपुरी का शासक बनना चाहता था। शिवपुरी को नरवर के नाम से जाना जाता है, इसी व्यक्ति के नरवर्मन के नाम पर। इसने इल्तुतमिश से पहले ही मिल चुका था और इल्तुतमिश के मिलने के साथ मलय वर्मन को हरवा दिया। आगे जाकर भारत में आम बात थी। अंततः ग्वालियर में अधिकार हो गया किसका? इल्तुतमिश का, और ग्वालियर का किलेदार बना दिया गया। मलय वर्मन के बाद ग्वालियर अब जो चले गया इल्तुतमिश के अधीन, और इस इल्तुतमिश ने नासिरुद्दीन तयाती नामक व्यक्ति को ग्वालियर का सूबेदार नियुक्त कर दिया। अब ग्वालियर का सूबेदार बन गया कौन? नासिरुद्दीन तयाती। 1234 में इसी तयाती को एक व्यक्ति हुए छहदेव, इसी क्षेत्र में रहने वाले राजपूत थे ये। छहदेव ने योजना बनाई कि इल्तुतमिश का ध्यान इधर है नहीं, क्यों ना ग्वालियर को ही अधिकार करते। अंततः जो त्रिलोक वर्मन कालिंजर पर इधर थे, हसनानंद को हरा कर, इधर छहदेव थे। छहदेव ने नासिरुद्दीन तयाती को हरा दिया और ग्वालियर के शासक बन गए कौन? 1234 से छहदेव के अधीन चले गए, और अंततः कहा जाता है कि बाद में इन्हीं के वंशज रहे थे छहदेव के चहारदेव। ये चहारदेव के अधीन ग्वालियर का शासन चल रहा। इसी समय इल्तुतमिश ने फिर इधर ग्वालियर तरफ आक्रमण किया, बाकी जगह पर आक्रमण किया। कालिंजर पर यह कहा जाता है कि
आक्रमण करने उधर त्रिलोक वर्मन के खिलाफ एक व्यक्ति भेजा था, मलिक तहसाई। मलिक तहसाई जो था, इसको हराया था त्रिलोक वर्मन ने। और कालिंजर वाला हिस्सा अभी भी किसके अधीन रह गया था? त्रिलोक वर्मन। इल्तुतमिश के हाथ से दो क्षेत्र चले गए थे, ग्वालियर और ये वाला हिस्सा। अब इल्तुतमिश ने इधर परमार का नंबर आया, ये दो क्षेत्र कहानी खत्म। अब परमारों पर आक्रमण करने के लिए सबसे पहला आक्रमण हुआ नागदा पर। अर्जुन देव के अधीन यहाँ पर एक क्षेत्रपाल नामक व्यक्ति था, वो यहाँ का शासन संभालता, क्षेत्रपाल को हरा दिया। बाद में विदिशा पर आक्रमण किया, विदिशा में लूटपाट करी और यहाँ एक मंदिर बन रहा था 300 साल पुराना, जो विजय मंदिर था, विजय मंदिर को भी तोड़वा दिया। इसके अलावा मालवा पर इस समय एक शासक था देवपाल परमार। अर्जुन देव परमार के बाद बना था देवपाल। इस देवपाल परमार के समय अंततः आक्रमण हुआ और इसी आक्रमण के समय एक कहा जाता है कि महाकाल मंदिर जो था उसको लूटा गया और महाकाल मंदिर के साथ साथ जो राजा विक्रमादित्य थे उज्जैन के, उनको हराया। और राजा विक्रमादित्य जो थे, उनकी जो मूर्ति थी वो उठाकर अपने साथ ले। राजा विक्रमादित्य कौन थे, ये थोड़ा सा आप जान लीजिए। ये उज्जैन के पास वाले क्षेत्र में, जो उज्जैन हिस्से में ही शासक बने थे, उनका जन्म 101 के आसपास हुआ था और ये वहाँ पर शासन करते रहे थे। 57 के आसपास इन्होंने विक्रमी संवत की स्थापना करी, 57, 58 ईसा, और इन्होंने शकों का दमन किया था। अंततः इनके बाद कई शासक इनके काल के हुए और ये पहली शताब्दी के शासक थे। इन्होंने अपने आप को विक्रमादित्य जो उपाधि थी उसे सुशोभित किया था और पहले व्यक्ति यही माने जाते हैं इतिहास में। ठीक, उन्हीं की मूर्ति लगी हुई थी उज्जैन के महाकाल मंदिर के ठीक सामने। उस मूर्ति को ही उखाड़ लिया गया था इल्तुतमिश के कारण। इल्तुतमिश ने यहाँ जीता तो इल्तुतमिश ने कई छोटे छोटे क्षेत्रों में जागीरदार बनाकर चले गया था और ये चाहता था कि वो अपना शासन करता रहे। अंततः शासिका के रूप में अगली शासिका बनी इल्तुतमिश के बाद उनकी लड़की रजिया सुल्तान। ठीक, इधर से सुनो। दिल्ली की शासिका बन गई थी रजिया 1236 से 1240। हालांकि बीच में और भी शासक बने। ग्वालियर में इस समय जो चहार देव थे उनका शासन चल रहा था। चहार देव को हराने के लिए तैमूर खां को भेजा, तैमूर खां को चहार देव ने हरा दिया। रजिया ने बाद में ताजुद्दीन संदास को भेजा और वो भी ग्वालियर में हार गए। अंततः चहार देव का शासन ग्वालियर में चलता रहा और 1240 तक 1254 तक ये कहा जाता है कि ग्वालियर पर उनका शासन चला। तैमूर खां भी हारा, ताजुद्दीन संदास भी हारा। अंततः मालवा अलवा यहाँ तक खुद ही रजिया सुल्तान पहुँच नहीं पाई और 1240 में इनकी खुदी की हत्या कर दी गई थी। ये बठिंडा गई थी आक्रमण करने। अंततः रास्ते में ही इनका काम खत्म हो गया। इसके बाद बहराम शाह, नासिरुद्दीन महमूद शाह अंततः शासक बने। नासिरुद्दीन महमूद शाह 1246 से 65 तक वहाँ के शासक रहे।
और इन्हीं के समय बलबन जो था वो 1040 में शामिल था। आते हैं नासिरुद्दीन महमूद शाह। ये जो थे ये 1246 से 1265 तक। इसी के समय इल्तुतमिश ने दल चालीसा का गठन किया था जो इनके समय भी था और इनके समय भी था, और उसी में बलबन शामिल था। 40 अमीरों का एक दल था। जो महमूद शाह था उसके समय बलबन अपनी शक्ति का विस्तार करता था। बलबन को अंततः कालिंजर पर आक्रमण करने भेजा। कालिंजर में इस समय त्रिलोक वर्मन जो था उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो उनके जो वंशज थे, दो भाई थे, इनके दो पुत्र हुए थे, दलकेश्वर और मलकेश्वर। ठीक, ये दलकेश्वर मलकेश्वर ये आपस में लड़ रहे थे कि हम कालिंजर का शासन चलाएंगे। अंततः बलबन ने दोनों को हराया और कालिंजर वाले हिस्से पर अधीनता स्वीकार करा दी और अंततः बलबन ने यह विजय प्राप्त किया। लेकिन ये कहा जाता है कि ज्यादा समय तक ये रहा नहीं कि वापस जैसे ही दिल्ली पहुंचा उन्हें हिंदू शासकों ने फिर कब्जा कर लिया। ठीक, फिर कालिंजर हाथ से निकल गया। 1251 में उल्लू खान ने कालिंजर पर आक्रमण करने भेजा। ठीक, उल्लू खान एक तरीके से ये भी असफल रहा कालिंजर पर आक्रमण करने में। इसके बाद चहारदेव का शासन चल रहा था अभी कहाँ, ग्वालियर, और चहारदेव ने इस समय तक चंदेरी, गुना इस हिस्से को भी जीत लिया है। ग्वालियर के आसपास वाले हिस्से भी आ चुके थे किसके अंतर्गत, चहारदेव। अंततः चहारदेव पर आक्रमण किया तो चहारदेव 1254 तक वहां पर रहे। यह आक्रमण अंशतः सफल हुआ है। ग्वालियर दुर्ग इनके अधीन रह गया और कुछ क्षेत्र बलबन ने जीत लिया। अंततः 1254 में यहाँ इनकी मृत्यु हो गई चहारदेव की, और ये क्षेत्र भी बाद में स्वतंत्र हो गया। इस समय बलबन को अपने राजपाट की व्यवस्था देखनी थी। बलबन ने इन क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया मध्य प्रदेश के। अंततः बलबन के काल में कहा जाता है कि बलबन के समय इस क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से शासन चला रहे थे। बलबन अपने आप के शासन में परेशान थे क्योंकि शासन की प्रतिष्ठा जा चुकी थी। मेवाती राजपूत से अलग परेशान थे। लॉ एवं गतिविधि की थी, उनकी लड़े नारायण पॉलिसी उनके खिलाफ जारी कर रही थी। मंगोल समस्या सब बनी हुई थी। अंततः इस क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मालवा में शासन चलता रहा। इसके बाद कैकोबाद, च्यूमर्स के शासक बने। दिल्ली में 1290 के आसपास 1290 से 1320 तक एक राजवंश स्थापित हुआ, खिलजी वंश। ये जो राजवंश था इसका संस्थापक रहा जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने ये कहा जाता है कि क्यूमर्स की हत्या कर दी थी और क्यूमर्स की हत्या करने के बाद खिलजी राजवंश स्थापित किया। तो कहाँ पे दिल्ली में भाई गुलाम वंश का अंत किया और एक नया वंश स्थापित हुआ कब, खिलजी। ठीक, अब हम आ जाए खिलजी का। दिल्ली में खिलजी 1290 1320
जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने इस समय ये कहा जाता है कि इसका एक भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। ये दक्षिण में था जब इसने ऐसा कारनामा किया था। ये लौट कर आ रहा था, मालवा से भी गुजर रहा था, तो गुजरते समय ये उज्जैन से गुजर रहा था, तो इसने उज्जैन को लूटा था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। जब ये कुछ शासक हुई, बाद में 1296 में, 1290 से 96 तक ये रहे, और 1296 में इस व्यक्ति ने 1316 तक ये रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की। इसे क्षमा मांगने के बहाने बुलाया गंगा के तट पर, और चच्चा का गला वही काट दिया, खत्म कहानी कर दी, और अंततः शासक बन गया कौन? अलाउद्दीन खिलजी। जब अलाउद्दीन खिलजी बना तो मालवा पर इसने आक्रमण की शुरुआत करी, और जो परमाणु का जो विंध्यवर्मन शासक कर रहा था, विंध्यवर्मन और अर्जुन वर्मन द्वितीय दोनों के शासन का समय रहा। इस समय विंध्यवर्मन के समय ही अर्जुन वर्मन द्वितीय और उनके पुत्र कोका ये आपस में संघर्ष कर रहे थे। अंततः इनके संघर्ष का फायदा कहीं न कहीं उठाना ही था। 1305 में मालवा के अंतिम शासक जो बने वो बने मेहलक देव। तेरह सौ पांच अंतिम परमार। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि मालवा विजय के लिए अभियान किया। 1305 में मांडू, धार, लगभग मालवा पर, उज्जैन पर अधिकार हो गया, और इसने अपने एक सेनापति को भेजा था, एनुल मुल्क मुल्तानी। ठीक, इस एनुल मुल्क मुल्तानी ने मेहलक देव की हत्या कर अंततः अब मालवा पूरे तरीके से चले गया था किसके अधीन? सीनी के अधीन, अलाउद्दीन खिलजी के अधीन। इस समय अलाउद्दीन खिलजी ने इसी व्यक्ति को, मुल्तानी को, यहाँ का सूबेदार मालवा का नियुक्त कर दिया। इसी समय एक व्यक्ति हुआ मांडव में, कोका। ये परमाणु का ही वंशज था तो कहा जाता है। कोका ने विद्रोह कर दिया और अंततः इसने कोका की गर्दन काटकर भिजवा दी किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी ऐसे कामों से बड़ा खुश होता था और खुश होकर अंततः और शक्ति दे दी एनुल मुल्क मुल्तानी। एनुल मुल्क मुल्तानी के बारे में कहा जाता है कि 5 सुल्तानों के काल में था। ये जलालुद्दीन खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक के काल में ये रहा। तो ये सेना में ही था। समय समय पर इसको अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी। इसी ने वापस से मालवा, पूरे मालवा की राजधानी बनाया धार, और पुनः एक बार राजधानी बन गई कौन? धार। लेकिन इस बार बनी किसने? मुस्लिम सुल्तान। और ये कहाँ की? दिल्ली के सुल्तानों के अधीन। एनुल मुल्क मुल्तानी ने गयासुद्दीन तुगलक के समय ये कहा जाता है कि प्रांतपति बना और प्रांतपति के रूप में ये रहा। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के समय कहा जाता है कि दक्कन अभियान जब इनका समाप्त हो चुका था शासन खिलजियों का, तो दक्कन अभियान इस समय मोहम्मद बिन तुगलक का होना था। तुगलक वंश जो था वो 1120 में और 1320 में इस्टेब्लिश हुआ था, जो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। कहाँ? दिल्ली में। उस समय भी
कौन था? मालवा एनुल। ठीक। और गयासुद्दीन के बाद बना था मोहम्मद बिन तुगलक, एमवीटी शासक। ठीक। 1225 से 1325 से 1351। ठीक। इस समय भी सूबेदार कौन था? एनुल मुल्तानी। इस समय मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी अभियान पर गया था, तो मालवा के धार में रुका था। यही एनुल मुल्तानी को आदेश देकर इसने धार का जो किला है उसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा करवाया। और देवगिरी अभियान से लौटते समय मालवा में अकाल पड़ा हुआ था, तो इसने जो राहत राशि है वो बंटवाई थी। बाद में हुआ क्या कि मुल्तानी की जरूरत पड़ी इसको, और मुल्तानी को अन्य क्षेत्रों में इसे नियुक्त करने की सोची। किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। और मालवा में मलिक खंबार करकर एक व्यक्ति था, हाँ मलिक भी कहते हैं इसको, मलिक या अजीज दोनों नाम से, अजीज कह लो या मलिक खंबार कह लो। इसको यहाँ पर नियुक्त किया और इसको यहाँ कहा मालवा वाले हिस्से में। इससे पहले तक कौन था? एनुल मुल्तानी। मलिक खंबार को कई सारी शक्तियाँ दे चुका था मालवा की। तो मलिक खंबार ने धार में कहा जाता है कि अमीर सलाह के पद पर एक व्यक्ति नियुक्त था, उसको मृत्युदंड देते। इस बात से नाराज हुए अन्य लोग और गुजरात के मलिक सदा ने मलिक खंबार की ही हत्या कर दी। अंततः मालवा में स्थिति फिर बिगड़ती जा रही। इसके समय कहा जाता है कि फिरोज तुगलक 1351 में एमबीटी के बाद शासक बना फिरोज तुगलक। तेरह सौ 1351 से लेकर 1388 ये जो था, ये इस समय समस्या ये थी कि अब मलिक खंबार बचे नहीं थे। एनुल मुल्तानी को दूसरी जिम्मेदारी जो थी वो दे चुके थे दक्षिण में जाने के लिए। तो अंततः निजामुद्दीन जो थे, इस समय मलिक खंबार के बाद निजामुद्दीन को मालवा का प्रांतपति बनाया और मालवा में नियुक्त कर दिया किसने? फिरोज तुगलक। इसके बाद निजामुद्दीन की मृत्यु होने के बाद इसी मालवा में दिलावर खां गौरी सूबेदार बना था। कहाँ का? मालवा। ये काफी लंबे समय तक बना रहा। इस समय जब फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई तो गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय शासक बना। उसके बाद अबू बकर, नासिरुद्दीन महमूद शाह, अंततः नासिरुद्दीन महमूद शाह द्वितीय जब बना तो इसके समय जो दिलावर खां गौरी था, ये पहले से ही देख रहा था कि कमजोर शासक। दिलावर खां गौरी ने इस चीज का फायदा उठाकर स्वतंत्र मालवा राज्य की स्थापना कर दी 1401। ठीक, 1401 मालवा के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने करी? दिलावर खां गौरी। इस समय दिल्ली में भी स्थिति कमजोर, और दिल्ली में स्थिति कमजोर का फायदा उठाया था किसी व्यक्ति ने, और मालवा में गौर वंश या गौरी वंश का संस्थापक रहा यही दिलावर खां गौरी। ठीक।
अब आते हैं दिलावर खां गौरी। अगर यहाँ से डायरेक्ट शुरू करते तो पिछला समझ में नहीं आता कि क्या था, ठीक। तो मालवा में डायरेक्ट शुरुआत होती है यहाँ से। दिलावर खां गौरी। दिलावर खां गौरी इसने मालवा में गौर वंश की स्थापना की, ठीक। और इसने अपने आप को स्वतंत्र रूप से घोषित भी किया। 1401 से 1435 तक मालवा में किसी गौर वंश का शासन रहा। संस्थापक कौन? दिलावर खां गौरी। इसका वास्तविक नाम था दिलावर खां मलिक उमेश शाह और अमीन शाह की इसकी उपाधि थी। इसने जब 1392 में इसको मालवा का प्रांतपति बनाया गया था तो नासिरुद्दीन महमूद के समय ये बना और इसी ने धार को अपनी राजधानी बना दिया था और धीरे से अपने राज्य क्षेत्र को बढ़ा दिया। इसके समय कहा जाता है कि इसने जब मालवा को स्वतंत्र घोषित किया तो इसके कई सीमावर्ती राज्य में से सीमा लगती थी। इसने 2 प्रमुख निर्माण कार्य कराया था मालवा में। पहला, इसने धार में एक मस्जिद का निर्माण कराया, कमाल मोहल्ला मस्जिद। कमाल मोहल्ला मस्जिद ये बनवाई थी दिलावर खां गौरी। और दूसरा जो मांडव है, मांडव दुर्ग बना हुआ है वो इसने बना। पहली बात ये कहा जाता है कि प्रारंभिक रूप से इसने धार और मांडव वाले हिस्से पर अपना शासन शुरू किया। अब सीधी सी बात है कि अपनी राजधानी जो था इसने भी धार को ही बना के रखा और इसके समय राजधानी धार भी थी। पहले से भी मुस्लिमों की राजधानी धार थी, मालवा की राजधानी हमेशा से धार बनी चली आ गई। इसके बाद इसका जो लड़का है, एक तरीके से इसकी जब मृत्यु हुई तो अल्प खां या हुसैन शाह जो है हुसैन का शासक बना। इसके कई सारे नाम मिलते हैं, अलग खां, अनब खां, हुसैन खां, जमाने भर के खां। 1405 से लेकर 1435 तक एक लंबे समय तक हुसैन का शासक स्वतंत्र मालवा। इसकी उपाधि थी अमीन शाह दाऊद। इसने 1430 में कालपी उत्तर प्रदेश की जागीर पर आक्रमण किया और कालपी को जीत लिया। इसी ने गारवान किला राजस्थान में था, गारवान को जीता और अंततः एक हुसैन शाह ने एक बड़ा क्षेत्र अपने अधीन कर लिया। इसने ही होशंगाबाद शहर बसाया और होशंगाबाद में कई सारी इमारतों का निर्माण कराया। अपने जीवन के अंतिम चरण में ये होशंगाबाद में अधिकांशतः रहता था, ठीक। इसने कई सारे निर्माण कार्य कराए जिसमें मांडू में जहाज महल और हिंडोला महल जो बनवाया, वो इसी व्यक्ति के द्वारा, हुसैन शाह के द्वारा मांडू में बनवाया। इसी ने जो अपनी राजधानी की घोषित करी वो धार से मांडू को
मांडव को अपनी राजधानी घोषित भी किया। पहली बार मांडव राजधानी बनी। इसी के समय मंदसौर दुर्ग का निर्माण हुआ और मंदसौर में मंदसौर दुर्ग बन गया। होशंगाबाद की बहुत सारी इमारतें बन गई। हालांकि धार में एक सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है, होशंग शाह का मकबरा है। तो इसका एक सेनापति था महमूद खिलजी, जो अगले शासक बनता है। उस महमूद खिलजी ने इसका मकबरा बनवाया होशंग शाह का। जो धार आप जाएंगे तो व्हाइट कलर की बिल्डिंग सीधे हाथ पर आपको मिलेगी मांडव में। यही ऐसा पहला शासक भी रहा जिसने मध्यकाल में कहा जाता है कि सोने और चांदी के सिक्के बड़ी मात्रा में चढ़वाए थे मुस्लिम शासकों के।